ਲਾਵਾਂ ਇਸ਼ਕੇ ਦੇ ਅੰਬਰੀ ਉਡਾਰੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਚੜੀਆਂ ਖੁਮਾਰੀਆਂ। ਹੋ ਲਾਵਾਂ ਇਸ਼ਕੇ ਦੇ ਅੰਬਰੀ ਉਡਾਰੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਚੜੀਆਂ ਖੁਮਾਰੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਚੜੀਆਂ ਖੁਮਾਰੀਆਂ। ਆ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ देखिए, जियोमॉर्फोलॉजी को समझने के लिए और ख़ासकर जो मॉर्फोमेट्रिक एनालिसिस है उसके लिए ये वाला जो व्यू है इससे बेहतर और कहीं पे कोई एग्जांपल जो है वो सेट नहीं हो सकता है। इसमें जहाँ पे आपको जो है वो एक वैन खड़ी दिखाई दे रही है, एक चैनल स्पेशली जिस तरफ से जो है हम आए थे और वाटरफॉल जो है वो हमें मिला था, वो चैनल इधर आ रहा है।
और उसके साथ साथ यदि आप जो है ऊपर की तरफ देखें, एक ड्राई चैनल है, काफ़ी स्लोपी जो है वो एरिया है, वो चैनल उसको मर्ज करता है वहाँ पे आके, और एक नया ऑर्डर वहाँ से जो है जनरेट होता है। लेकिन इस तरफ से गिरी रिवर जो है वो आके भी उसका एक कॉन्फ्लुएंस पॉइंट जो है वहाँ पे बनता है। और थोड़ा सा डिस्टेंस यदि आप देखें, मुश्किल से जो है 10 या 15 या 20 मीटर के आसपास जो है वो होगा। और यदि उसका ऑर्डर और गिरी का ऑर्डर दोनों जो है वो बराबर हो जाते हैं पिछले वाला मिलने की वजह से, तो यहाँ पे एक नए ऑर्डर की जो है वो स्ट्रीम डेवलप होती है, जो अभी तक हमने जो है मॉर्फोमेट्री में और इवन लास्ट सेमेस्टर में जो है जो आप लोगों ने स्टडी किया था। इसके अलावा यदि आप जो है वो थोड़ा सा इसमें जूम करें और आप पाएंगे कि जो वाटर है, खासकर गिरी रिवर का जो हमारी तरफ वाला जो चैनल है, उसके बीच में एक बहुत बड़ा सा जो है आइलैंड टाइप में एक जो है स्ट्रक्चर या फीचर कह लीजिए वो अपीयर होता है। और ये मेनली बार्ब जो चैनल पैटर्न है, उस चैनल पैटर्न को दिखाने के लिए सबसे बेहतर जो है वो जगह है। और इसके ऊपर यदि वेजिटेशन जो है धीरे धीरे ग्रो कर जाती है, देन इट गेट्स स्टेबल्ड एंड इट टेक्स ए फॉर्म ऑफ परमानेंट आइलैंड, एंड दैट फॉर ए लॉन्गर टाइम। यदि आपने जो है ब्रह्मपुत्रा के केस में भी जो है वो पढ़ा हो कि ब्रह्मपुत्रा रिवर में एक जो है वो आइलैंड जो पाया जाता है, ये बिल्कुल उसी तरह से जो है वो डेवलप होने वाला फीचर है। इसके साथ यदि आप जो है थोड़ा सा आगे की तरफ जहाँ पे ये दोनों चैनल आके मिलते हैं वहाँ पे जूम करें, तो आप पाएंगे क्रेसेंट शेप में जो है वो रिवर की डेवलपमेंट हुई है। और इसके आगे की तरफ जो है जहाँ पे पानी जो है वो स्ट्राइक करता है, और जो मियांडर हमने जो है अभी तक पढ़ा है, तो उधर वाला जो शेप है जो क्रेसेंट शेप में है, दैट इज कॉल्ड ए कॉनकेव स्लोप, और अपोजिट साइड दैट इज नोन एज कॉन्वेक्स स्लोप। कॉनकेव की तरफ जो है आप देखेंगे भी जो जितना का जितना इरोजन जो है वो हो रहा है, वो सारा का सारा इरोजन दैट इज डन ऑन द कॉनकेव साइड। और यही वो वजह होती है जिसमें कभी जो है ये मियांडर जो है एग्जैक्टली जो बन रही है, अगर ये इरोजन कंटिन्यू रहे और प्लेन एरिया, क्योंकि ये तो हिली एरिया है, अगर ये प्लेन एरिया होता तो एक समय ऐसा आ जाता जब वो मियांडर जो है कट के एक स्ट्रेट चैनल के रूप में मूव करती, और इस तरफ वाला जो हिस्सा है इट टेक्स अ फॉर्म ऑफ द ऑक्सबो लेक ऑन पैसेज ऑफ टाइम। और दूसरी तरफ यदि आप कॉन्वेक्स साइड में देखें, जो हमारी तरफ का एरिया है, वहाँ पे पाएंगे आप रिवर का सारा जो डिपोजिशन है वो कॉन्वेक्स साइड की तरफ जो है हमें देखने को मिलता है। और इरोजन और जो खासकर स्टीप जो एरिया है वो कॉन्केव साइड में जो है वो दिखाई देता है। और उसी तरफ एक टेरेस की डेवलपमेंट जो है हल्का सा और बहुत लो हाइट के साथ जो है एक टेरेस की डेवलपमेंट है, दैट कैन टेक्स अ फॉर्म ऑफ द लार्जर टेरेस with the passage of time if there is a change either due to the intrinsic or extrinsic factor in the morphometry, or especially the flow and the depth as well as the volume of the water takes place, then it starts deep erosion, and that deep erosion leads to the formation of a terrace basically. And this is all about the geomorphology, or especially the morphometry of this Giri river at this particular point, that is the confluence point of a channel that is coming from the Dadao side and the Giri river that is coming from the Renukaji lake side. It's a best example and the confluence point of these two channels. ये दो चीज़ें पढ़ी हैं आपने, और जियोमॉर्फोलॉजी में हमने पढ़ाई भी है। किसी भी जगह से जब पानी गुजरता है तो दो कारणों से गुजरता है। पहली होती है उन चट्टानों के बीच की पोरोसिटी, और दूसरी होती है परमियाबिलिटी। पोरोसिटी काम करती है उस एरिया में जिस एरिया में चट्टाने सेडिमेंट्री रॉक जो है वो ज़्यादा पाई जाए, और परमिएबिलिटी काम करती है वहाँ पे जहाँ हार्ड रॉक जो है वो ज़्यादा पाई जाती है। और ये वो एरिया है बेसिकली जहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक और हार्ड रॉक दोनों का जो है वो कम्बिनेशन है। और पहाड़ क्योंकि बड़ा लंबा चौड़ा सा जो है वो एरिया होता है, तो जब बारिश होती है तो बारिश के साथ साथ जो रन ऑफ डेवलप होता है, क्योंकि रन ऑफ के टाइम पे जो है जब बारिश कभी भी ज़मीन के ऊपर गिरेगी तो सबसे पहले इंटरसेप्टेड वाटर डेवलप होता है। वो वाटर फिर इन्फिल्ट्रेट करता है, सॉइल सेचुरेट होती है। सेचुरेशन के बाद दो तरीके की चीज़ें जो हैं वो होती हैं। एक होता है परकोलेशन है डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द वाटर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, और दो कारणों से होता है पोरोसिटी, परमिएबिलिटी, जो रेट ऑफ परकोलेशन को प्रभावित करते हैं। अगर रेट ऑफ परकोलेशन बारिश की मात्रा के तुलना में कम पाया जाए तो ऐसी स्थिति में पानी ज़मीन के ऊपर बह के चलना शुरू कर देता है, लेकिन साथ साथ वो नीचे की तरफ भी जो है परकोलेट करता रहता है।
अब वो परकोलेट करता हुआ वाटर जो है इस पहाड़ में स्टोर होता है, और उस पहाड़ी की ढलान के साथ साथ उसकी मोमेंट भी जो है वैसी ही रहती है जिस तरफ उसका स्लोप होता है। और उसी स्लोप के साथ साथ वो अंडर द ग्राउंड फ्लो करते करते जब कभी भी स्लोप में ब्रेक आता है, तो उस ब्रेक के आने के साथ वो पानी जो अंडरग्राउंड वाटर है हिली एरिया का, वो इस तरीके से जो है पहाड़ से बाहर की तरफ जो है वो निकलना शुरू हो जाता है। और जिस प्रकार से आप जो है अब यहाँ पे जो है वो देख पा रहे हैं, यहाँ से पानी जो है एक कंटिन्यूस फ्लो के रूप में जो है वो चल रहा है, और ये कंटिन्यू जो फ्लो होता है ये स्प्रिंग की फॉर्म जो है उसको एक्वायर करता है। बहता हुआ झरना जो है जिसको हम हिंदी में कहते हैं, और वो झरना कुछ इसी प्रकार से डेवलप होता है। निर्भर करता है दो चीज़ों पे, परमिएबिलिटी ज़्यादा है तो पानी बहुत तेज़ी के साथ नीचे आता है, और अगर जो है वो पानी कंटिन्यू रहता है यानी उसका परकोलेशन उस एरिया में लगातार बना रहे और उसको सप्लाई जो है वो बनी रहे, तो इस झरने के रूप में वो पानी लगातार जो है वो बहता रहता है। और वो स्प्रिंग भी जो है सीजनल और पेरिनियल दोनों तरह की हो सकती है। लेकिन यहाँ पे जो ये डेवलपमेंट हो रही है ये स्प्रिंग का जो है एक एग्जाम्पल जो है, इसको हम बहुत बेहतर तरीके से उसको समझ सकते हैं। पानी क्योंकि यहाँ पे स्लोप का ब्रेक हुआ है, पहाड़ जो है वो ख़त्म हुआ है, और स्लोप के साथ आता हुआ पानी यहाँ से जो है वो बाहर की तरफ निकलता है। और कुछ इस प्रकार से जो है पहाड़ी एरिया में वाटर सेट डेवलपमेंट जब करी जाती है, तो इस बहते हुए पानी को जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये पानी जो है एक चैनल के थ्रू जो है इस तरीके से डाइवर्ट करके और फिर इसकी मूवमेंट कराई गई है। यदि ये झरना, ये स्प्रिंग की जो डेवलपमेंट है वो एग्रीकल्चरल एरिया में होती है, तो ये इरिगेशन चैनल के रूप में भी काम करता है, और यही बहता हुआ पानी फिर नदी में जो है कंट्रीब्यूट करता है। और जहाँ पे पेरिनियल जो स्प्रिंग होती है, अगर नदी का उद्गम स्थान दो जगह से हो, या तो पेरिनियल स्प्रिंग हो और या फिर जो है वो ग्लेशियर का एरिया हो, तो वो नदी जो है 12मासी नदी जो है वो कहलाती है, क्योंकि पानी जो है लगातार यदि बह सकता है तो स्प्रिंग से होता है और ग्लेशियर के मेल्ट होने से होता है। तो ये भी जो है एक कंट्रीब्यूट करता है नदी में लगातार जो पानी की मात्रा है उसका कम ज़्यादा होना, इससे निकलने वाले पानी के ऊपर भी डिपेंड करता है। फिर यहाँ पे आप लोग जो देख पा रहे हैं वो एक, हम यूँ कह सकते हैं कि बहुत माइक्रो लेवल पे जो वाटरफॉल की डेवलपमेंट होती है उसका एक एग्जांपल है। और इसी में दो तीन चीज़ें जो है वो ऑब्जर्व करने की हैं। आप देखेंगे कि ऊपर से आता हुआ पानी जो है एक स्टेयर की डेवलपमेंट करता है, हालांकि बहुत माइक्रो साइज की है। उस स्टेयर से पानी जो है नीचे गिरता है, फिर एक स्टेयर की डेवलपमेंट होती है और फिर नीचे की तरफ जो है ये पानी गिरता हुआ चलता है। ये बहुत माइक्रो लेवल पे इनको हम रैपिड्स का नाम जो है वो दे सकते हैं। हालांकि नदी के केस में जो बड़ी नदी होती है काफ़ी बड़े रैपिड्स जो है वो पाए जाते हैं, लेकिन एक माइक्रो लेवल पे यदि हम बात करें और उसको समझने की कोशिश करें तो ये वाली वो चीज़ डेवलप होती है। यहाँ से जो है यहाँ वाटरफॉल की डेवलपमेंट जो है वो होती है। ये गड्ढा जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, इसको हम वाटरफॉल के केस में प्लंज पूल का जो है वो नाम देते हैं, जहाँ से ऊपर से गिरता हुआ पानी जब अचानक से गिरता है तो एक एडीज की डेवलपमेंट करता है, क्योंकि ये पानी नीचे टकराएगा फिर इससे ऊपर की तरफ आएगा, और टर्बुलेंस जो पानी में डेवलप होती है वो एक कारण होता है कि ये जो होल है वो लगातार जो है ये गड्ढा गहरा और गहरा और गहरा होता चला जाएगा। निर्भर दो चीज़ों पे करेगा। पहली चीज़ इससे गिरने वाले पानी की मात्रा की, वो जो चैनल है उस चैनल में पानी कितना है, और दूसरा स्लोप तो ऑब्वियसली है ही है और उसकी वेलोसिटी जो है वो बढ़ जाती है, और पानी की मात्रा जो जो बढ़ेगी तो उसमें जो है वेलोसिटी इंक्रीज होगी, यहाँ पे इरोजन जो है वो डेवलप होता है। ये प्लंज पूल का एक छोटा सा एग्जांपल जो है वो देख सकते हैं। तो तीन चीज़ें इसमें महत्वपूर्ण है। पहला वाटरफॉल की डेवलपमेंट, क्योंकि पानी जब अचानक से बहते हुए एक स्लोप से अचानक गिरना शुरू हो जाता है, दैट इज कॉल्ड द फॉल एंड इट्स अ फॉल ऑफ वाटर, इट इज कॉल्ड वाटरफॉल। Second thing that is to be noticed is the micro level development of the rapids in the form of these stairs, and third thing is the development of this plunge pool. और waterfall का साइज, उसकी मात्रा, पानी की मात्रा, चैनल का साइज जो जो बड़े होते हैं ये माइक्रो से मैक्रो की तरफ जो है इसकी मूवमेंट होती चली जाती है। देखिए, मॉर्फोमेट्रिक एनालिसिस को समझने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट टूल है वो टूल कहा जाता है कि प्रोफाइल्स होती है। और प्रोफाइल के बारे में यदि हम बात करें तो दो तरह की प्रोफाइल जो है वो अभी तक हमने जो है वो पढ़ी हैं। एक ट्रांसवर्स प्रोफाइल होती है और एक लॉन्गिट्यूडनल प्रोफाइल होती है।
लॉन्गिट्यूडनल प्रोफाइल, क्योंकि जो है वो नदी के उद्गम स्थान से लेके और नदी का जो मुहाना होता है वहाँ तक ड्रॉ करी जाती है। और ट्रांसवर्स प्रोफाइल की यदि बात करें तो दे आर बेसिकली ड्रॉन अक्रॉस द चैनल और द रिवर फ्लो। और यदि हम जो है वो सामने की तरफ वाले एक चैनल को जो है देखते हैं, ये बेसिकली एक एफेमरल चैनल है। और उस एफेमरल चैनल में जो घुमाव है और या फिर सामने का जो व्यू जो हमें दिखाई देता है, जहाँ पे ये पर्वतों की कुछ श्रृंखलाएं जो हैं वो हमारे सामने हैं। तो दीज माउंटेन सीरीज आर बेसिकली रिप्रेजेंट द अक्रॉस और द ट्रांसवर्स प्रोफाइल दैट कैन बी ड्रॉन एट ए स्पेसिफिक इंटरवल फ्रॉम द कॉन्फ्लुएंस पॉइंट ऑफ दिस चैनल टू द गिरी रिवर टू इट्स पॉइंट ऑफ ओरिजिन। एंड इन दिस वे इफ वी सी or if we prepare a serial profile, then we see that all these mountain series through which this channel is flowing that can be drawn, and when we project that profile after superimposing them, then we find that the profile or the high hill area that is behind the first profile or the second profile area, that is completely hidden. And from this view we can completely understand that if we project the area through which this channel is flowing, what kind of scenery can be created or what kind of scene that we can see. And the second thing, that is that if we only draw the skyline, then we find that which are the profile of area, the area of which profile that we are be able to see. And to understand the profiling that are drawn across a channel from this example, we can clearly understand it. Thank you. ये बायोडाइवर्सिटी के बारे में आप लोगों ने जो भी पढ़ा है अभी तक, दो तरीके से उसको जो है नॉर्मली स्टडी किया जाता है। बायोडाइवर्सिटी इन केस ऑफ फ्लोरा एंड बायोडाइवर्सिटी इन केस ऑफ फौना। फ्लोरा के केस में यदि हम लेके चलेंगे तो वेजिटेशन का जो वेरिएशन होता है उसको हम जो है जन देखते हैं, और फौना के केस में यदि जो है वो बात करते हैं तो वो जो लिविंग एनिमल्स हैं उनके केस में जो डाइवर्सिटी होती है उसको हम जो है स्टडी करते हैं। यहाँ पे दोनों तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। लगभग जो है 443 के आसपास जीव जंतुओं की अलग अलग प्रजातियाँ इस क्षेत्र में पाई जाती हैं। ये वाला मंदिर जो है परशुराम जी का, इसको जैसे ही आप जो है क्रॉस करेंगे तो उसके बाद रेणुका लेक वेटलैंड एरिया स्टार्ट हो जाता है। लगभग 3214 मीटर का सर्कमफेरेंस है उस एरिया का। कुछ अप डाउन उसमें हो सकते हैं। लगभग 2000 मिलीमीटर के आसपास इस एरिया की एवरेज रेनफॉल है। और उसके साथ साथ 2000 मिलीमीटर यदि जो है आप रेनफॉल की बात करेंगे तो फ्लोरा के केस में जो डाइवर्सिटी है वो बहुत एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाती है। इस एरिया में आपको वेजिटेशन को लेके कुछ कुछ सिमिलरिटी दिखाई दे रही है, लेकिन जैसे रेणुका जी के वेटलैंड एरिया पे आप स्टार्ट करेंगे, आप एक कीन ऑब्जर्वेशन रखिएगा, आप पाएंगे कि एक तरह के दो या दो से ज़्यादा आपको पेड़ एक साथ नहीं दिखाई देंगे। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की जो खासकर विशेष बात होती है, जिनको हम इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट भी कह देते हैं, वहाँ पे उसका जो मेजर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो यही है कि एक तरह की वनस्पति एक साथ नहीं होती, डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा होती है, और इसीलिए वो एरिया अनएक्सप्लोर्ड भी है और अनएक्सप्लॉइटेड भी जो है वो कहा जाता है। क्योंकि जितने भी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं उनमें बहुत ज़्यादा जो डिफॉरेस्टेशन है देखने को नहीं मिलता। कारण है कि हमें किसी भी काम को करने के लिए एक तरह की लकड़ी की ज़रूरत होती है और एक तरह के पेड़ लगातार पाए नहीं जाते हैं। इन्हीं पेड़ों के बीच में बहुत सारे क्रीपर जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। क्रीपर के साथ साथ कुछ क्लाइंबर्स भी आपको देखने को मिलेंगे। कुछ बेल आपको जो है वो दिखाई देंगी, कुछ ज़मीन पे फैली हुई होंगी और कुछ पेड़ों के साथ साथ जो है चारों तरफ उसके लिपटी हुई और ऊपर चढ़ी हुई दिखाई देंगी। और यही वो बायोडाइवर्सिटी है। खासकर फ्लोरा के केस में यदि आप देखें, ऑब्जर्वेशन का जो है वो आप रखिएगा, ध्यान से देखिएगा। केवल इक्लिप्टिस ट्री जो हमारे सफ़ेदा का पेड़ है उसको छोड़ के आपको कहीं पे भी जो है दो से ज़्यादा एक ही प्रजाति के पेड़ जो है वो दिखाई नहीं देंगे। और इस पूरे के पूरे सर्कमफेरेंस में जो है आप इसी चीज़ को कंटिन्यूसली ऑब्जर्व करेंगे, क्योंकि 2000 लगभग 200 सेंटीमीटर का रेनफॉल का जो एरिया है वो इस बायोडाइवर्सिटी को इंट्रोड्यूस करता है। और यही चीज़ जो है आप ऑब्जर्व करिएगा। बहुत सारी लेक में आप देखेंगे, खासकर जो लिविंग एनिमल्स हैं उसमें फिश और टॉर्टोइज की यदि हम जो है बात करें, टॉर्टोइज तो हमने भी अभी तक एक ही देखा है, लेकिन फ़िश के केस में आप देखिएगा बहुत सारी जो स्पीसीज़ हैं फ़िश की, और बहुत लार्ज साइज़ में और स्मॉलर साइज़ में वो सारा का सारा जो है आपको देखने को मिलेगा। लेपर्ड, बियर, डियर, सांबर और
इवन जो है ईमू और कुछ डक जो है, ये आपको जो है कुछ केजीज में जो यहाँ पे जू जो डेवलप किया गया है उसके अंदर देखने को मिलती हैं। और कुछ जो लिविंग एनिमल्स हैं, खासकर एक्वेटिक एनिमल्स के केस में डाइवर्सिटी आप उस लेक में जो है देख सकते हैं। I'm just a poor man working day by day. Life's been a struggle, there's a mountain in my way. So strap your boots on, get ready for that first step. The uphill battle that I ain't even started yet. Chances you will find me out in the fields, pounding my hammer, between stone and steel, down my fast shadow. And I'm climbing, oh, it's troubles I got 'em. And I'm climbing, oh, it's blues at the bottom. Ain't no map to follow, just follow your own path. Get close to the edge and there's no turning back. The wind and the rain gonna push you around. Hard times try to break you, don't ever let them back you down. Chances you will find me working away in the fields, pounding my hammer on the stone and steel, down my fast shadow. And I'm climbing, oh, it's trouble I got 'em. And I'm climbing, oh, blues at the bottom. सीआरएस यूनिवर्सिटी की तरफ जियोग्राफी डिपार्टमेंट का हरियाणा से बाहर का पहला सर्वे जो हम हिमाचल प्रदेश में कर रहे हैं। यहाँ की लोकेशन बहुत ही अच्छी है और हमारा एक्सपीरियंस भी यहाँ का बहुत अच्छा रहा सर्वे का, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत ही पोलाइट और हेल्पफुल थे। और इसके अलावा जो हम बुक में देख रहे थे रिवर या रॉक्स का स्ट्रक्चर, यहाँ हमें लाइव देखने को मिला, जैसे समझ में भी बहुत अच्छी तरह से आ रहा है कि जो आशीष बामल सीआरएस के ज्योग्राफी डिपार्टमेंट से हम यहाँ पे सर्वे करने आए हैं हिमाचल के बेदोन गांव में। और यहाँ पे हमने बहुत सारे चीज़ों की जानकारी मिली। जैसे हमने पहले देखा था कि बादल की हाइट के बारे में देखा था कि यहाँ पे हमने खुद यहाँ पे ऑब्जर्व किया कि स्टार्टिंग में बादल सुबह जब देखे तो पहाड़ के बिल्कुल बीच के
जगह पे थे, और जब दोपहर होती गई बादल की हाइट ऊपर बढ़ती गई, और हमने यहाँ पे आके बहुत सारा एंजॉय किया। हम यहाँ पे रिवर में नहाते हैं सुबह शाम और झरने पे, और बहुत एंजॉय किया और बहुत अच्छा लगा मेरे को यहाँ पे। थैंक यू। TRS यूनिवर्सिटी से आए हम यहाँ पे, हम हरियाणा से बार हमारा पहला फील्ड सर्वे, और यहाँ पे बहुत सारी चीजें देखने को मिल रही है, जैसे यहाँ पे रिवर है, झरना है, और बहुत सारे तरह तरह के पेड़ पौधे देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे खेत है जो वो सीढ़ीनुमा है। थैंक यू। मैं हरियाणा से CRS यूनिवर्सिटी से आई हूँ, और हमारा ये फील्ड सर्वे है, और ये हमारा फर्स्ट टाइम है जब हम अपने हरियाणा से बाहर का कोई फील्ड सर्वे कर रहे हैं। और इस एरिया में रिवर है और वेजिटेशन कवर है, जो बहुत ही अच्छा है। क्लाइमेट बहुत पोलाइट है, और यहाँ पे जो हमने सबसे बढ़िया चीज़ देखी है वो है जियोमॉर्फोलॉजी, वो हमें सबसे अच्छी समझ में आई है। थैंक यू।